बहू, खिलाई अपनी माँ को संजीवनी। भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। मम्मी, आज मैं शाम तक आऊँगी। प्लीज़ आप राहुल को बस स्टैंड से ले लेना और मैंने शाम तक का खाना बना दिया है, उसके कपड़े बदल कर खाना खिलाकर सुला देना। आज कहाँ घूमने चल दी मैडम? सरिता की सास चाय का घूंट भर उसे घूरते हुए बोली। मम्मी, आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। स्कूल के बाद वहीं जाऊँगी। पापा अकेले हैं ना? सरिता अपना सामान रखते हुए बोली। तभी सरिता की सास ने पूछा, शाम तक रहोगी? 1-2 घंटे काफ़ी नहीं मिलने के लिए? वैसे भी मरीज से थोड़ी देर के लिए ही मिलने का समय दिया जाता है। मम्मी, पापा वहाँ पर पूरे दिन अकेले रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शाम तक मैं भी रुक जाऊँगी। सरिता सकुचाते हुए बोली। बहू, और रिश्तेदार नहीं हैं तुम्हारे? भाई भाभी को बुला लो। सरिता की सास मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, भैया के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस बीच वह कैसे आएंगे? 2 पेपर बचे हैं, जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे वह तुरंत आ जाएंगे। और रिश्तेदार अपनी जगह है मम्मी। मैं पापा के साथ रहूँगी तो पापा को हिम्मत बंधेगी और मम्मी की दुख तकलीफ़ कम। सरिता अपनी सास को समझाते हुए बोली। बहू, अपने माँ बाप की तकलीफ़ तुम्हें दिखाई देती है, मेरी नहीं। चलती फिरती दिखाई देती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं है। जब अपना कोख जाया ही है तो माँ की तकलीफ़ ना समझे तो दूसरे से क्या कहूँ? सरिता की सास अपने बेटे नीरज को घूरते हुए बोली। मम्मी, क्या सुबह सुबह राग अलापना शुरू कर दिया है आपने? कौन सी बात नहीं सुनी जाती है घर में आपकी? सारा काम तो यह करके जाती है। अब 1-2 दिन अगर आप राहुल को बस से लाकर खिला पिला दोगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? आपका भी पोता है, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं। अब तुम खड़ी रहोगी, चलना नहीं है? अपने साथ साथ मुझे भी देर करोगी। नीरज अपना बैग उठाते हुए बोला। रास्ते में बाइक पर जाते हुए सरिता ने धीरे से कहा, आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं? मम्मी जी की तो आदत है। मैं अपनी मम्मी को तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम ही शुरू में आदर्श बहू बनने की लगी है। जो एक आध काम वह करती थी वह भी तुमने छुड़वा दिया। लो अब भुगतो। तुम दोनों के बीच मैं पिसता हूँ। अच्छा भला ऑफिस की तरफ से घर मिल रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सबके साथ रहना था। नीरज नाराज होते हुए बोला। इतनी देर में सरिता का स्कूल आ गया और वह अंदर चली गई। बात तो सही कह रहा था नीरज। नीरज 3 भाई था। 3 भाइयों में वह सबसे पढ़ा लिखा और समझदार था। 3 मंजिला मकान में तीनों भाई ऊपर नीचे रहते हैं। 2 बहनें भी थीं जो अपने घर बार में व्यस्त थी। दोनों ही भाई कहीं टिककर काम न करते, कुछ दिन कमाते और जो पैसा मिलता उसी से कुछ दिन बैठकर खाते हैं। हाँ, बचत करने की आदत नहीं और ऐशो आराम पूरा था। 1-2 बार नीरज ने उन दोनों की अच्छी जगह नौकरी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन काम चोरी की आदत के कारण काम न कर पाते थे। वह कुछ कहता तो उसकी माँ हंसकर कह देती, अरे कर लेंगे काम। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए, लेकिन नीरज की आर्थिक स्थिति देखकर नीरज की माँ उनके साथ ही रही। नीरज की माँ को शुरू से ही काम करने की कम आदत रही थी। पहले उसकी बहनें और फिर भाभियाँ, अब सरिता थी। नौकरी पेशा सरिता ने साफ सफाई के लिए काम वाली रख ली थी। वैसे तो सरिता अपनी सास से कुछ काम न करवाती, लेकिन जब कभी वह बीमार हो जाती और उसकी सास को खाना बनाना पड़ता, उसमें भी वह सारा घर सर पर उठा लेती। खाना बनाती, लेकिन उससे ज़्यादा 4 बातें सुनाती, जिससे कि वह खाना खाना दोनों पति पत्नी के लिए दूभर हो जाता। राहुल की परवरिश में भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। दोनों पति पत्नी को दुख तो बहुत होता, लेकिन कहते भी क्या। इसलिए राहुल के 6 महीना का होने के बाद सरिता और नीरज ने राहुल को उसकी नानी के यहाँ छोड़ दिया। 2 साल तक राहुल वहीं रहा। जब वह स्कूल जाने लायक हो गया तब उन्होंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों ही पति पत्नी को इस बात का हमेशा दुख रहा कि वह अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाए। घर का माहौल देखकर नीरज ने सरिता को कहा भी कि वह ऑफिस की तरफ से जो घर मिल रहा है वहाँ चलते हैं, लेकिन सरिता हमेशा उसे समझाते हुए कहती, अच्छा नहीं लगता, माँ अकेली रह जाएगी। अकेली कहाँ, उनके 2 बेटे हैं और है ना, और वैसे भी
उन्हें हमारी कब परवाह रही। उन्हें तो अपने दोनों बेटा बहू और उनके बच्चों की ज़्यादा परवाह है, वही उनके ज़्यादा प्यारे हैं। सरिता, तुमसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को जानता हूँ। एक तो सरिता का खुद मन नहीं था अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का, ऊपर से सरिता की मम्मी हमेशा उसे यही सीख देती, बेटा अपनी सास के साथ रहना, बुढ़ापे में उसका सहारा बनना। घर वापस आते आते सरिता को लगभग 7-8 बज गया। वह थक कर चूर हो चुकी थी। घर में पाँव रखते ही उसका माथा घूम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था और सास सोफे पर बैठ आराम से टीवी देख रही थी। अपनी माँ को देख राहुल उससे लिपटते हुए बोला, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, सुबह से दूध भी नहीं पिया मैंने। अपने बेटे का उतरा चेहरा देखकर सरिता को बहुत दुख हुआ। वह भी कुछ और कहती, इससे पहले ही उसकी सास भी ताना मारते हुए बोली, बहू अपनी माँ को संजीवनी दे आई हो तो जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। सुबह भी जल्दी में तुम उल्टा पुल्टा खाना बनाकर गई थी, खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने भी इसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बिस्किट नमकीन दिए थे, वह देखो सारे घर में बिखेरे बैठा है। बाइक खड़ी कर नीरज अंदर आया तो अपनी माँ के शब्द उसके कानों में पड़े। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले सरिता अपने बेटे को गोद में लेते हुए बोली, मम्मी जब दोनों बड़ी दीदी अपने मायके जाती हैं या कभी बाजार से आते हुए उन्हें देर हो जाती है, तब आपसे उनके बच्चों की भूख नहीं देखी जाती और यहाँ से रोटी ले जाकर आप उन्हें खिला देती हैं, नहीं तो बाहर से मंगाकर उनकी फरमाइश पूरी करती हो। और हाँ, जेठ जी के लिए तो आप गरम गरम फुलके बनाकर खिलाती हो। मुझे याद नहीं अपनी बीमारी के अलावा कभी आपसे मैंने एक कप चाय बनवाई हो। अगर कभी मैं मायके गई तब इन्होंने बाहर से खाना लाकर खाया। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मेरा बेटा दोपहर से भूखा है। क्या आज ऊपर की 2 किचन में खाना खत्म हो गया था या आपके पैसे खत्म हो गए थे? इन सबको तो छोड़ो, मैं तो खुद खाना बनाकर गई थी और मैंने भी वही खाना खाया और तो और दूसरों को भी खिलाया भी। किसी ने भी उसमें कोई कमी नहीं निकाली। आप झूठ बोल रही हैं। क्या मुझे पता नहीं कि वह खाना आपने दूसरे पोते पोतियों को खिला दिया? मेरा बच्चा पूरी दोपहर भूखा रहा। वह मेरा बच्चा है तो आपका भी तो कुछ लगता है। मम्मी, मेरी जिस माँ के लिए आप जहर उगल रहे हैं, उसके कारण ही मैं आज तक आपकी सभी जातियाँ जानते बूझते भी सहती आई हूँ, वरना आपके बेटा तो हम सबके साथ कब का दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका होता। बहुत सहा मैंने, लेकिन अब और नहीं। मेरे दुख तकलीफ़ तो कभी आपको समझ ही नहीं आई, लेकिन अपने पोते के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमेशा कहती थी ना मम्मी कि दोनों बेटा बहू आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, तो आप खुशी से अब किसी के साथ भी रहिए। हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि ठंडी रोटी खानी पड़ती है, तो अब आपको आगे से गर्म रोटी मिलेगी, क्योंकि अब हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना, धौंस किसे दिखा रहे हो? सरकारी मकान एक समय बाद खाली करना पड़ता है, इतना मुझे भी पता है। और जो तुम्हारे खर्चे हैं उससे तुम अपना मकान लेने से रहे, और ले भी लिया तो सारी ज़िंदगी लोन ही चुकाते रहना। और हाँ, एक बार जो तुमने यहाँ से बाहर कदम रखा तो इस घर में तुम्हारा हिस्सा खत्म, सास ने कहा। मम्मी, आप निश्चिंत रहिए, मुझे इस घर में हिस्सा या आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। कभी ऐसी नौबत आई भी तो यहाँ तो कम से कम नहीं आऊँगा, कहकर नीरज घर समेटने लगा और सरिता जल्दी से किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। कुछ समय बाद ही नीरज और सरिता वहाँ से चले गए। बड़े बेटा बहू नीरज व सरिता की तरह उनकी सेवा ना करते, न ही समय से खाना पीना देते। हाँ, उनकी पेंशन समय समय पर किसी न किसी बहाने ज़रूर हथियाते रहते। सरिता की सास सब कुछ जानती समझती, लेकिन कहती भी क्या, उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक बेटा बहू को तो वह खो चुकी थी, दूसरों से बैर बांधकर बुढ़ापे में अकेले अपने दम पर रहना उनके बस की बात नहीं थी। यह भी उन्हें पता था, इसलिए जो रूखा सूखा मिल रहा था उसी को खाकर संतोष करने में उन्हें अपनी भलाई लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।